जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं आज हम लोग बायोलॉजी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में देखेंगे। हालांकि इसके साथ ही साथ हम आप लोग केंद्रक के बारे में, रेटिकुलम यानी कि रसधानी के बारे में, और सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। देखिए, अंतःप्रद्रव्य जालिका को जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानता है, अर्थात इसे जो है शॉर्ट में ER के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे शॉर्ट में ER लिखा जाता है और इसे ER के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका यह क्या करता है, यह कोशिका के अंदर जो होता है आंतरिक सहायता करता है, इसलिए इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। एक सिंपल सी चीज़ होती है, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहा जाता है। दूसरी चीज़ें, अब यह कितने प्रकार का होता है इसको समझिए। देखिए, यह जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? तो मुख्यतः यह दो प्रकार की होती है, और एक होता है आपका स्मूथ वाला भाग। ठीक है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। एक होता है आपका स्मूथ, एक होता है रफ। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग ER और ER शब्द लगाइएगा। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ है, स्मूथ रेटिकुलम होता है। ठीक है, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जैसे मान लीजिए यह कोई अंतःप्रद्रव्य जालिका है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। ठीक, समझिए, यह वाला भाग जो होता है स्मूथ होता है। स्मूथ मीन्स होता है चिकना। ठीक है, स्मूथ होता है, और ये वाला भाग होता है रफ होता है, ROUGH होता है। ठीक है, ER यहाँ पर लगाइएगा और ER आप यहाँ पर। ठीक, अब ये जो होता है रफ वाला भाग ये खुदरा होता है। अब इसका क्या काम होता है देखिए, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग जो इसको जो स्मूथ वाला भाग है इसका देखें, यह जो होता है एकदम चिकना एवं प्लेन होता है। ठीक है, ये जो स्मूथ वाला भाग होता है इसका मुख्य कार्य होता है, यह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करता है, अर्थात बनाने का कार्य कौन करता है? यह स्मूथ वाला भाग। तो आप इसमें लिख सकते हैं वसा, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यह मुख्यतः किस चीज़ का निर्माण करता है? यह मुख्यतः जो स्मूथ वाला भाग होता है वह वसा एवं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। दूसरी चीज़ें जो होती है रफ वाला जो भाग होता है, यानी कि जो खुदरा होता है रफ वाला भाग होता है, यह मुख्यतः इसमें एक चीज़ पाया जाता है, राइबोज जो होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है। ठीक है, राइबोसोम जो होता है इसी में पाया जाता है, किसमें? रफ वाले भाग में। और यह जो होता है एक चीज़ का निर्माण करता है, किसका बनाता है? यह बनाता है प्रोटीन का। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है कौन? रफ वाला भाग। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमने अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बताया। इसमें क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता करती है। सिंपल सी बात है, जब यह आंतरिक सहायता करेगी तो इसे हम लोग आंतरिक कंकाल कहेंगे। आंतरिक कंकाल के बाद आती है समस्या, कितने प्रकार के? तो ये दो प्रकार के, एक स्मूथ होता है, एक होता है रफ। स्मूथ वाला भाग कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का निर्माण करता है, और जो रफ वाला भाग होता है वह खुरदुरा होता है, और यह जो होता है राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें, और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी चीज़ें इसके बाद जो एक आता आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, यहीं पर हम आप लोग गोल्जी बॉडी भी बता दे रहे हैं। गोल्जी बॉडी होती क्या है, इसकी खोज किसने की और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सबसे पहले इसकी खोज किए थे कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी इसकी खोज किए थे। इसका मुख्य कार्य होता है यह पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक, यह पदार्थों का परिवहन करता है। तो इसका मुख्य कार्य जो गोल्जी बॉडी होता है यह पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात जब यह पदार्थों का परिवहन करेगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह यातायात में सहायक है। ठीक है, तो यह क्या? यह यातायात में सहायक होता है आपका गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी जो होती है यातायात में सहायक होता है। अब आती है समस्या कि ये यहाँ से एक चीज़ निकल कर आता है हमारा कि इसके बाद जो होता है वेहिकल जो होते क्या, वेहिकल से क्या होता है, और वेहिकल से
होते तो हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो वैकुल्स यानी कि रसधानी होता है, यह जो जल होता है, पानी यानी कि वाटर को स्टोर करने का कार्य करता है, अर्थात संचित करने का यानी कि स्टोर करता है। जो वैकुल्स होते हैं उसे जल को स्टोर करते हैं, और यह पादपों में बड़ा और जंतुओं में छोटा पाया जाता है, ठीक है। इसको समझे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वैकुल से क्वेश्चन पूछा जाए तो यह पूछा जाता है कि वैकुल से सबसे बड़ा किस में पाया जाता है, पादपों में या फिर जानवरों में, तो या फिर जंतुओं में। तो यह जो होता है पादपों में सबसे बड़ा पाया जाता है। एक अब इसका मुख्य कार्य जो होता है, यह पानी को स्टोर करता है, वैकुल्स होता है। लेकिन अगर बात की जाती है कि जानवरों में सबसे बड़ा किस में पाया जाएगा, अगर जानवरों की बात की तो जानवरों में सबसे बड़ा किस में, तो ये ऊँट में पाया जाता होगा। जैसे आप लोग जानते हो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, और यह जो होता है पानी को जब एक बार पीता है, जैसे ऊँट एक बार जो पानी को पीता है तो वह उसे स्टोर करके रखता है, ठीक, वैकुल्स में। तो दूसरी चीज़ें, अब उसे अगर लगभग 28 दिन तक पानी नहीं मिलता है तब भी वह जीवित रहता है, क्योंकि जो स्टोर करके पानी रखा रहता है उसका वह प्रयोग करता रहता है समय के अनुसार। दूसरी चीज़, अब पादपों में यह बड़ा कैसे होता है, जैसे जो पादप होते हैं उसमें बड़ा होता है। जैसे अगर बारिश के मौसम में यदि बारिश होती है तो वह पानी को स्टोर करते हैं, ठीक है। पानी का अगर वही चीज़, अब जब बारिश से लंबे समय तक 3-4 महीने तक बारिश नहीं होती है तब भी पौधे जिंदा रहते हैं, तो या फिर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि जो वो पानी के स्टोर करके रखे रहते हैं उसका उपयोग करते रहते हैं, ठीक है। ये होता है वैकुल्स। देखिए वैकुल्स हम लिखाएंगे नहीं। दूसरी चीज़ें अब आता है कि जो सेंट्रोसोम क्या होता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है ये लिख दे रहे हैं, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम होता क्या है, ठीक है। सेंट्रोसोम की जो खोज किए थे वह बेबोरी महोदय, तो या जो सेंट्रोसोम की खोज किए थे बोबेरी महोदय ने किए थे। बोबेरी महोदय ने ही सेंट्रोसोम की खोज किए थे। सेंट्रोसोम की जो सबसे मुख्य भाग होती है, यह जो होता है कोशिका का विभाजन करता है, अर्थात आप कह सकते हैं कोशिका का विभाजन इसी में होता है। दूसरी चीज़ें जो होती है, अब आती है समस्या कि कोशिका का जो विभाजन होता है वह तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है, और यह ब्रेन में नहीं होता है, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेन में नहीं होता है। इसलिए जब ब्रेन में चोट लगती है तो उसमें कोशिका विभाजन का कार्य होता ही नहीं। इसलिए जब सिर में चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वह क्षति पूर्ति नहीं कर पाता, जो क्षति होती है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, उसमें कोशिका विभाजन होता नहीं। अब आती है समस्या, जंतुओं तो कोशिका विभाजन होता है, लेकिन और यह सेंट्रोसोम के माध्यम से होता है, और इसकी खोज बोबेरी महोदय ने किए थे। अब आती है समस्या कि पादपों में जो कोशिका विभाजन होता है वह किसके माध्यम से होता है। ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा आप लोगों को मन में। तो अब यही समस्या आती है कि जो पादपों में कोशिका विभाजन होता है वह सेल प्लेट के माध्यम से होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सेंट्रोसोम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को यही पूछा जाता है, पादपों में जो होता है कोशिका विभाजन जो होता है किस के द्वारा होता है। तो कोशिका में जो पादपों में जो कोशिका विभाजन होता है वह मुख्यतः सेल प्लेट के माध्यम से, ठीक है, सेल प्लेट के माध्यम से होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ें जो होती है, अब सेंट्रोसोम जो होता है ये जंतुओं में पाया जाता है, तो इसलिए जंतुओं में कोशिका विभाजन होता है। लेकिन एक मुख्य क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है, तंत्रिका में कोशिका विभाजन यानी कि मस्तिष्क यानी कि जो सिर होता है इसमें कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता है, तो वह होता है सेंट्रोसोम के अनुपस्थिति के कारण, क्योंकि तंत्रिका में कोशिका सेंट्रोसोम से नहीं पाया जाते, इसलिए तंत्रिका में कोशिका विभाजन होता ही नहीं। सिंपल सी बात होती है। अब आते हैं केंद्रक होता है, केंद्रक भी देख लेते हैं। देखिए केंद्रक का क्या कार्य होता है और केंद्र की खोज कब की जाती है। देखिए केंद्र की खोज जो होता है रॉबर्ट ब्राउन महोदय किए थे। यही बाबू क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर केंद्रक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। केंद्र की खोज किसने किए थे, रॉबर्ट ब्राउन महोदय। अब कब किए थे, 1881 ईस्वी में किए थे। और यह कोशिका का जो आंतरिक यही से जो होता है दिमाग कहा जाता है। केंद्र को जो कोशिका का दिमाग कहा जाता है, सिंपल सी बात होती है, इसी कोशिका का दिमाग कहा जाता है। अब समस्या ये आती है कि इसका कार्य क्या होता है। तो यह जो होता है सेल को अर्थात कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है कौन, जो तो केंद्रक होता है। केंद्रक होता है तो आप देखिए हम लिख दे रहे हैं केंद्रक। अब ये केंद्रक जो होता है इसकी खोज किए थे किसने, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन।
और कब किए थे? 1881 ईस्वी में। और जो होता है यह क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कोशिका को नियंत्रित नियंत्रित करने का, तो इसलिए इसे कोशिका का दिमाग, ठीक है, इसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का दिमाग का। अब समस्या ये होती है, जो केंद्रक होता है ये बना किसका होता है? ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये अब अच्छा आप लोग बताइए कोशिका बना किसका, केंद्रक बना किसका होगा? बताइए। यह केंद्रक जो होता है 80% प्रोटीन से बना होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 80% जो होता है प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है। 10% यह DNA का बना होता है, ठीक है, 10% DNA, ठीक है, और 10% अन्य पदार्थों का बना होता है, अन्य, ठीक, अन्य पदार्थों का बना होता है। कौन? केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रक की खोज कब और किसके माध्यम से की गई, यानी कि किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो आप लोग बता सकते हैं कोशिका की खोज 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन महोदय के द्वारा की गई थी। दूसरी चीज़ आती है कि अब इसे यह जो सेल होता है, मतलब कोशिका जो होती है, उसे नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है, ठीक है। और केंद्रक जो होता है उसे कोशिका अर्थात सेल का दिमाग कहा जाता है। जब दिमाग कहा जाएगा तो अब उसका निर्माण किसी न किसी माध्यम से होगा, यानी किसी न किसी तत्व से मिलकर बना होगा। तो वह 80% प्रोटीन से, 10% DNA और 10% अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोग। अब आता है राइबोज होता क्या है, ठीक है। राइबोज की जो खोज होती है, यही राइबोज, ठीक है, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम ये वाला, ठीक है, जो आप लोगों को हमने बताया था ये रफ वाले भाग में अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रदब्य जालिका में पाया जाता है। जो रफ वाला भाग होता है उसमें राइबोसोम पाया जाता है। अब राइबोसोम ये बना किसका होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसको देखिए। ये जो राइबोसोम होता है यहाँ पर है, देखिए राइबोसोम लिखे ना, ये जो होता है राइबोसोम की खोज पोलेडे महोदय ने किए थे, या फिर इन्हें को पालेडे महोदय भी कहा देते हैं, ठीक है, पालेडे, ठीक है, कहा जाता है। पालेडे महोदय के द्वारा किया गया था राइबोसोम की खोज। अब ये कितने प्रकार का हो? अब इसे जो होता है कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है और यह कोशिका के अंदर के एक छोटे अंग होने के साथ ही साथ यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और जब यह प्रोटीन का निर्माण करेगा तो सिंपल सी बात है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब आती है समस्या कितने प्रकार की? ये 2 प्रकार की होता है। एक होता है आपका 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम से, एक होता है 70S राइबोसोम, ठीक है, एक होता है 80S राइबोसोम। अब यहाँ पर यस का मतलब होता है सेडिमेटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेटेशन कोफिशिएंट होता है एस का मान, ठीक है, यहाँ पर एस का मतलब यही होता है। तो 70S जो होता है यह हल्का होता है और यह प्रोकैरियोटिक का भाग होता है। यहीं से बाबू का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 70S होता है वह किसका भाग होता है? यूकैरियोटिक का होता है या प्रोकैरियोटिक का होता है या कैरियोटिक का होता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यह जो होता है प्रोकैरियोटिक का भाग होता है, यह हल्का होता है। लेकिन जो 80S राइबोसोम होता है, एस का मतलब हमने आप लोगों को बता दिया, सेडिमेटेशन कोफिशिएंट होता है, सेडिमेटेशन कोफिशिएंट होता है एस का मान, ठीक है। तो यह जो होता है 80 जो होता है 80S राइबोसोम जो होता है यह भारी होता है और यह यूकैरियोटिक का भाग होता है, ठीक। तो यह जो होता है यूकैरियोटिक का भाग होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ बता दें, अब आप लोगों को दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आप लोग क्लियर कर देना चाहते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। जैसे हमने आप लोगों को एक वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कोशिका के 2 भागों में बांटा जाता है। कोशिका को कितने भागों में? 2 भागों में। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक। एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ये जो तो प्रोकैरियोटिक भाग वाला इसे अविकसित कोशिका कहा जाता है। अब अविकसित कोशिका होती क्या? कोशिका का वह क्षेत्र जिसमें कोशिका का पूर्ण निर्माण नहीं होता है, अर्थात सभी तत्व नहीं पाए जाते, कोशिका में सभी तत्व नहीं पाए जाते, उसी को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है।
जो यूकैरियोटिक होती है इसे विकसित कोशिका कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका के सभी तत्व सभी अवयव जो होते हैं इसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं यूकैरियोटिक में। तो यह आप कह सकते हैं कोशिका के कितने भागों में बांटा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन लोग पूछ देते हैं कि कोशिका के कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं कोशिका को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होती है यह विकसित कोशिका होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होती है। इसमें कोशिका के सभी अवयव नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में सभी कोशिका के सभी अवयव पाए जाते हैं अर्थात तत्व पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बाय बाय।